हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। आज हम बात करने वाला है जनवरी 2025 का इकोनॉमिक्स का आरटीपी ऑफ सीए फाउंडेशन। दोस्तों, गलती सिर्फ स्टूडेंट से नहीं करते बल्कि आईसीएआई खुद भी करता है। जी हाँ, आईसीएआई ने जनवरी 2025 का जो आरटीपी है उसके अंदर एक सवाल का जवाब बिल्कुल भी गलत दिया। सो कौन सा सवाल है, आते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे और 25 क्वेश्चंस के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आईसीएआई ने अपने को आरटीपी में दिए हैं। ओके, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे लॉर्ड केन्स हम जिनको बोलते हैं, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है ना। जब भी ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये किस चीज से एम्फेसाइज का मतलब किस चीज को बेस पकड़ के किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। सो इसका आंसर होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, है ना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एडीएएस के बारे में हमने समझा था नेशनल इनकम के यूनिट नंबर 2 के अंदर, है ना। वहां पे ये अपने को इस बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज डिमांड वाला जो यूनिट आता है, यूनिट नंबर 1, उसके ऊपर से सवाल किया गया। इन्होंने क्या पूछा है, जब कभी भी टोटल डिमांड कमोडिटी का क्या होगा, व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन इंक्रीजेस ड्यू टू। अभी ये सिंपल रूल है, हम सबको पता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। अभी ये सिंपल होता किस वजह से, विच इफेक्ट इस चीज को डिस्क्राइब करने वाला है। सिंपल सा सवाल है यार, प्राइस की वजह से जब डिमांड पे इफेक्ट होता है तो कौन सा इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इन्होंने हमको पूछा है, व्हाट इज एनवेलप कर्व, है ना। एनवेलप कर्व के टोटल 4 नाम होते हैं। ओके, एक तो हो गया एनवेलप कर्व, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज बोट शेप्ड कर्व भी अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको ना प्लानिंग कर्व भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर अपन इसको यू शेप्ड कर्व भी बोल सकते हैं। वी हो चुका है बट इसको बोलेंगे हम कौन सा वाला, यू शेप्ड कर्व भी अपन इसको बोल सकते हैं। सर ये चारों नाम है कौन से कर्व के, तो ये होता है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसके हम 4 नाम। सर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो इसका भी कुछ नाम है क्या, तो यस, इसका नाम होता है दैट इज प्लांट कर्व, अपन इसको बोलते हैं, है ना। और ये जो आपका फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है, इसका भी कुछ तो भी नाम है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो बात कर रहा है ना। इन्होंने क्या बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी गांव के अंदर रूरल एरियाज में सस्ते में बेच रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल यूज को जब वो रेट लगाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या बात हो रहा है भाई, यहाँ पे किया जा रहा है लोगों के साथ में भेदभाव, है ना। रूरल एरिया के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं तो कितने रेट में कर रहे हैं, बहुत ही कम, और कमर्शियल यूज के लिए देंगे तो क्या हो गया, ज्यादा। तो ये क्या है, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जो कमर्शियल यूज है और जो रूरल यूज है इसके अंदर होने वाला ये क्या है, हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। चारों सवाल हो गए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमको अबाउट द कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। ओके सर, 3 टाइप के इंडिकेटर्स अपन ने पढ़े। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, है ना, जो ये अपने को बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक होता है आपके कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, है ना, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर जो अपने को बताते हैं कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। एट प्रेजेंट की बात करने वाले कौन से है, कोइंसिडेंटल है। लीडिंग यानी कि आगे क्या होने वाला है वो बताने वाले लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, और एक होता है लैगिंग जो अपने को बताता है पीछे क्या हो चुका है उसके बारे में। तो 3 इंडिकेटर है, लीडिंग, कोइंसिडेंटल एंड लैगिंग इंडिकेटर। तो यहां पे अपने को पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शंस हमने दिए इसमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर नहीं है, जो प्रेजेंट सिचुएशंस को नहीं बताता, ठीक है। तो मतलब इट मे बी लीडिंग और इट मे बी लैगिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। यहां पे क्या बोला है, देखो, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, है ना। अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी के नए नए ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आगे जाके प्रोडक्शन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर लीडिंग इंडिकेटर, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया है, द शेप ऑफ द कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन। कॉस्ट कर्व का शेप किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे कॉस्ट फंक्शन पे, यार सिंपल है ना। और प्रोडक्शन का जो कर्व है किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्शन फंक्शन पे। आई होप अभी तक आपको सब समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो यार कि बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है, और फटाफट आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको फास्ट करने के लिए आप 1.5x पे भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट द ओलिगोपोली फर्म, है ना। ओलिगोपोली फर्म्स जो है वो में कोल्यूड, कोल्यूड मतलब क्या, ग्रुप करना, है ना। सब जन एक जगह आ जाएंगे और एक झुंड में वो लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। क्यों कर रहे हैं सर ये सारे ओलिगोपोली फर्म्स एक जगह आके काम, क्योंकि वो चाहते हैं प्राइसेस को बढ़ाना, है ना। वो अपनी गुड्स को एक अच्छे प्राइस पे कैटर करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। देखो सबसे पहले समझो ओलिगोपोली फर्म्स होती क्या। ओलिगोपोली मतलब क्या, जहां पे फ्यू सेलर्स है, कुछ सेलर्स है ना। अभी कुछ सेलर्स है तो सब लोग अगर अलग अलग प्राइस में बेचेंगे तो सबका भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बेटर क्या है, बेटर है सब जन मिलके एक जगह आएंगे और एक प्राइस डिसाइड करेंगे और उस प्राइस पे क्या करेंगे, बेचेंगे। वरना क्या हो जाएगा यार, एक दूसरे की टांग खींचने में लोग क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपने को बोला है हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू। हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेट करता है सर, हाउ कैसे बनाए, कैसे बनाए। अपने पास ना दो टेक्निक्स है प्रोडक्शन के। ओके, एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ओके, और एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ओके, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ टेक्निक पे, है ना। कौन सा टेक्निक डिपेंड कर रहा है, ये आपके हाउ टू प्रोड्यूस, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ टेक्निक पे। आप लेबर इंटेंसिव जाना चाहते हो या आप कैपिटल इंटेंसिव जाना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द स्नोब इफेक्ट। ठीक है, जो अपना टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 2 का जो यूनिट नंबर 1 है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे अपन जहां पे बात करते हैं, उसके अंदर एक पॉइंट आता है अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर अपने को 4 इफेक्ट्स के बारे में समझाया गया, अबाउट द बैंडवैगन इफेक्ट, है ना, अबाउट योर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट। सो उसमें जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो होता है हमारा स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट अपने को क्या बताता है, इसके जुड़ा हुआ है दैट इज वेबलिन इफेक्ट। तो दोनों को समझते हैं। ठीक है, एक है आपका वेबलिन इफेक्ट और एक होता है आपका स्नोब इफेक्ट। ओके, वेबलिन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी के पास कोई चीज है तो वो मुझे भी चाहिए, है ना, बिकॉज वो बहुत महंगी है, उससे मेरा प्रेस्टीज दिखता होगा। तो अगर किसी के पास कोई चीज है तो वो मुझे भी चाहिए, दैट इज वेबलिन इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या बोलता है, अगर किसी के पास कोई चीज है ना तो वो मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे उससे भी और अच्छी चाहिए, है ना। सो ये हो गया आपका स्नोब इफेक्ट। तो स्नोब इफेक्ट क्या बता रहा है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, है ना। दूसरे क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना कंजम्पशन क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा। जो लोग दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं मैं उनसे कुछ अच्छा और कुछ अलग कंज्यूम करना चाहता हूं, उनके जैसा कंज्यूम करना है क्या, नहीं। फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस पे कौन सा इफेक्ट डिपेंड करता है, तो वो होता है आपका वेबलिन इफेक्ट, कि जो आपके प्राइस पे डिपेंड करता है। महंगी चीजें मुझे भी चाहिए, दैट इज वेबलिन इफेक्ट। ओके, और स्नोब इफेक्ट क्या बोलता है, जो सबके पास है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो भी और चाहिए, जो उससे भी और क्या हो, महंगा हो, है ना। ये पॉइंट है। नेक्स्ट आता है अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी, है ना। टू इन्फ्लुएंस द स्पेंडिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, इट इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इन द शॉर्ट टर्म। अगर अपने को मॉनिटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना है ना, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों का स्पेंडिंग मतलब क्या सर, लोगों का खर्चा, एक्सपेंस, जिसको अपन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस करने की चेंज करना। अगर मुझे मॉनिटरी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म में बदलना है और लोगों के स्पेंडिंग को चेंज करना है, तो मैं किस चीज को इन्फ्लुएंस करूंगा या किस चीज को चेंज करूंगा। तो मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है यार, ये बनाने का काम आरबीआई का है। ओके, सो आरबीआई किस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आरबीआई जो वो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके आपके स्पेंडिंग को चेंज कर सकता है। कैसे, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोग क्या करेंगे यार, लोग जो है वो बहुत ही कम लेंगे, है ना। लोग लोन कम लेंगे तो खर्चा भी कम करेंगे, कम हो जाएगा। अगर वही आरबीआई जो है वो बैंक्स वगैरह को बोल के इंटरेस्ट रेट कम करता है, लोग क्या करेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो खर्चा क्या होगा, ज्यादा होगा, स्पेंडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट। भाई अभी आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे जिसने आईसीएआई ने गलती की है। यस, आईसीएआई ने गलती की इस सवाल के अंदर। सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर किस चीज को इंक्लूड करेगी, है ना। तो ऑप्शन होना चाहिए भाई इंप्लिसिट कॉस्ट, जिसके अंदर मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, इंप्लिसिट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। बट आईसीआई ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल भी क्या है, गलत है ना। यस, ये बिल्कुल भी गलत जो ऑप्शन है आईसीआई ने यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी ये भूलना नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आईसीआई ने जो बोला है वो बिल्कुल भी क्या है, गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अबाउट द आइसोकॉन्ट, है ना। आइसोकॉन्ट क्या है, आइसोकॉन्ट एक ऐसा कर्व है जो आपको सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बनाने वाले फैक्टर्स को कंबाइन करके बात करता है। ठीक है, सो इसका कर्व कैसा होता है, ये बिल्कुल भी होता है आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, नेगेटिवली स्लोप अपन जिसको बोल सकते हैं,
और एक इंपॉर्टेंट चीज, दो आइसोकॉन्ट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो आपका कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जहां पे आपका कर्व ओरिजिन भी कॉन्वेक्स भी होगा, नेगेटिवली स्लोप भी होगा, और दो कर्व कभी भी एक दूसरे को मिलने वाले क्या? नहीं मिलने वाले। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है अबाउट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है दैट इज योर के, है ना? के कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, सो इन्होंने क्या बोला है कि अगर इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि आय, है ना, इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 करोड़ से कितना हो जाएगा? 14,000 करोड़ हो जाएगा। इससे आपके इनकम पे यानी कि वाई पे क्या असर होगा वो हमको यहाँ पे बोलना है। सर इनकम में पहले अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ था, अभी कितना हो गया? 14,000 करोड़। ओके, और जो इनकम है वो 80,000 से कितना हो गया? आपका हो गया 92,000 करोड़। तो आपको पता करना है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिंपल है, दैट इज डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा आई। ओके सर, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है सर? 12,000। ओके, चेंज इन इनकम कैसे आएगा? 4,000। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ओके, सो डेल्टा वाई कितना हो गया? 12,000 डिवाइड बाय 4,000, है ना? कितना आएगा आपका? आंसर नंबर इज 3। सिंपल है। ओके, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहां पे कितना है आपका? 3 है। ओके, नेक्स्ट सवाल है अबाउट द एग्जांपल ऑफ मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर किस वजह से होता है? मार्केट फेल्योर होता है अबाउट द एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज की वजह से क्या होता है? आपका मार्केट जो है फेल्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अपने को अबाउट द M2 कि M2 का फॉर्मूला क्या है बताओ, है ना? सर यहाँ पे नेशनल इनकम जब अपन पढ़ते हैं ना, ओके, तब अपन दो चीजें पढ़ते हैं अबाउट M1 एंड M2। ठीक है, M1 के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? सर इसके अंदर आएंगे आपके कॉइन्स, है ना? मनी मार्केट के अंदर अपन ये पॉइंट पढ़ते हैं अबाउट M1 एंड M2। ठीक है, M1 के अंदर क्या आता है? कॉइन्स और आपके जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है ना? करेंसी इन सर्कुलेशन यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका डिमांड डिपॉजिट जो भी है, ओके, और आपके जो भी ट्रैवलर चेक वगैरह है वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है सर, M2 का फॉर्मूला क्या है? M2 का फॉर्मूला बनता है दैट इज अबाउट द M1 प्लस योर सेविंग डिपॉजिट्स, है ना? सो इन्होंने क्या पूछा है कि M2 के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड होगी कंपेयर टू M1? तो वो हमारा क्या है सर? हमारा सेविंग डिपॉजिट से, क्योंकि M2 का फॉर्मूला क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अपने को पूछा है अबाउट द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो यहां भी ना थोड़ा डाउटफुल बात है। ठीक है, बजट वाले चैप्टर में अपन ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन सी गवर्नमेंट स्टेप्स लेगा जिससे आपका जो इकोनॉमी है, आपका जो बजट है वो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ना करना पड़े और चीजें अपने आप जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हैंडल हो जाए। सो यहाँ पे ना थोड़ा डाउटफुल पॉइंट है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी सही लगता है और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी सही लगते हैं। सर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या? यार अगर लोगों की इनकम बढ़ेंगे तो लोग टैक्स भी कितना भरेंगे? ज्यादा भरेंगे। लोगों की इनकम अगर कम हो जाएगी तो लोग टैक्स भी कितना भरेंगे? यार कम भरेंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कि लोगों की इनकम कम तो टैक्स भी कम, इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा। तो बजट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? टैक्सेशन की वजह से जो है वो स्टेबलाइज हो गया। और दूसरी बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर गवर्नमेंट लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी बेनिफिट्स दे रहा है तो यहाँ पे खर्चा क्या होगा? सरकार की तरफ से ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा। सो कौन सा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है? वो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ऐसा आईसीआई ने दिया, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों भी सही हो सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एफडीआई के बारे में कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई कितना रेज किया जा सकता है। पहले कम था बट अभी जो है वो 100% अपन यहाँ पे रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पूछा है अबाउट द इनाम। इनाम इज नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, है ना? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट क्या है सर? ये एक ऐसा अपन बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसके अंदर आपके एग्रीकल्चरिस्ट और आपके जो ट्रेडर्स है वो लोग वहां पे आके एक दूसरे के साथ में बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, सो इनाम क्या है? इनाम ये एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है जिसका ऑब्जेक्टिव है अपने को यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना है फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। और ये पूरा ही पैन इंडिया बेस क्या करता है? काम करता है ना? सभी एपीएमसी मंडीज के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जहां पे ए, बी और सी दोनों भी सही है, ऐसे अपन बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारे सबका फेवरेट, दैट इज एलपीजी पॉलिसी, जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने लाया था। ठीक है, जिनकी अभी अभी जो है वो डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92। हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का जो आया था। इसके अंदर उन्होंने ना मेन काम किया दैट इज अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, है ना?
प्राइवेटाइजेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो स्टेट और जो अपना मार्केट है ना, गवर्नमेंट बोलो और जो पब्लिक है, इन दोनों के बीच का मार्केट के अंदर रोल कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड इन्होंने यहाँ पे किया और इन्होंने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। दैट इज रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट। सर डंपिंग क्या होता है? डंपिंग सिंपली अपन अपने कंट्री में जो प्रोडक्ट ज्यादा महंगे में बेचे और दूसरे कंट्री में उस प्रोडक्ट को क्या बेचे, सस्ते में, इसको हम क्या बोलते हैं? डंपिंग। मतलब अपने घर का कचरा किसी और के पास में जाके फेंक दो, इसको हम क्या बोलेंगे? डंपिंग बोलते हैं। सो डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, अपने कंट्री में अपन प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में बेचेंगे और अपनी जो दूसरी यानी कि अपन जहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे वो प्रोडक्ट अपन कॉस्ट और उसका जो मार्केट प्राइस है अपने होम कंट्री का, उससे भी अपन क्या करते हैं, सस्ते में उसको बेचते हैं। सो डंपिंग का मतलब क्या है? सेल ऑफ गुड्स अब्रोड एट ए लोअर प्राइस। अब्रोड मतलब अपने कंट्री के बाहर, फॉरेन कंट्री में अपन उसको सस्ते में बेचेंगे, बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन द होम कंट्री, अपने कंट्री में। यानी कि अगर कोई पर्सन है, जैसे अपन ये ना केस चाइना के साथ बहुत बार देखा जाता है। चाइना क्या करता है, कोई मोबाइल लेट से 10,000 में बनाएगा, ठीक है, अपनी कंट्री में उसको 12,000 में बेचता है, लेकिन इंडिया में वो लाके उसको क्या करेंगे, सिर्फ 9,000 में बेचेंगे। दैट इज बिलो द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ देयर होम कंट्री। वो अपने कंट्री में उससे भी क्या कर रहे हैं, उसको सस्ते में बेचते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डंपिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अबाउट द WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंप्लीमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, इंप्लीमेंट करने के लिए इन द उरुग्वे राउंड, है ना, जो ही है हमारे अबाउट द गैट के बारे में, एग्रीमेंट ऑफ गैट। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, दैट इज गैट का फुल फॉर्म है। तो गैट जब खत्म हुआ तब जाके आपका जो है WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर आल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा इंटरनेशनल बैंक है? सिंपल सवाल है यार, वर्ल्ड बैंक ही है। ओके नेक्स्ट, अरे अपने को पूछा है कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी पैसों की कमी पड़ जाए, है ना, बजट में अगर गवर्नमेंट को कभी भी डेफिसिट आ जाए, डेफिसिट इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर गवर्नमेंट को कुछ भी बजट में कमी पड़ती है ना, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट सिंपल काम करेगा, क्या इशू करेगा सर? गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है? इशू करता है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर which statement gives the true picture of the effect of lowering CRR by the central bank। सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझो CRR जो है वो बैंक कम कर देगा, सेंट्रल बैंक ने CRR का रेट क्या कर दिया? कम कर दिया। सर CRR होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो बैंक को जो है वो क्या करना पड़ता है, अपने जितने भी डिपॉजिट्स है उस डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज RBI के पास में मेंटेन करना पड़ता है एज ए रिजर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सर किस फॉर्म में रखेंगे? ये हम रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, लिक्विड मनी के फॉर्म में आपको वहां पे वो डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। सर परसेंटेज इट मे रेंज इन 4% एंड 5% के बीच में चल रहा है, ठीक है। सो अगर RBI, अभी देखो होता क्या है तुमको बताता हूं, अगर बैंक के पास में 100 रुपए आते हैं ना, तो बैंक को लेट से इसमें से 5 रुपए क्या करना है, बैंक में इसको CRR करना पड़ेगा। लेट से इसमें से जो है बैंक को 5 रुपए क्या करना पड़ेगा? SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगेन। और बचा कुचा जो पैसा है ना, बैंक उसको क्या करता है? लोन बोल के बांटता है, दैट इज ₹90। सो इनका पूछना क्या है कि अगर CRR कम कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर CRR 5% के बजाय सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया? 2% हो गया, तो अभी क्या होगा? अभी बच्चे वाली जो 3 रुपए है ना, वो अपन क्या करेंगे? लोन बांटेंगे। मतलब CRR के कम होने से बैंक का जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, that is the lending capacity of the commercial bank will increase due to in decreasing in the CRR by the central bank। and last question जो हमारे यहाँ पे पूछा है, which agency regulates the money supply in the India। इंडिया के अंदर मनी सप्लाई कौन संभालता है? बच्चा जानता है कि ये कौन संभालता है? ये संभालती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझे और आपका एक अच्छा सा रिवीजन यहाँ पे हुआ है। ऐसा ही हम MTB के लिए भी जो है वो बनाने का बिल्कुल ट्राई करेंगे और आपके लिए जरूर MTB जो है वो जनवरी अटेम्प्ट की हम पब्लिश करेंगे ऑन अवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।